सादर नमस्कार, सुप्रभात। यूजीसी नेट हिंदी की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और हमने आपके विषय से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आपको जब भी समय मिलता है, आप पूरा वीडियो देखिए और बार-बार देखिए। मेमोरी को लगातार रिकॉल करते रहेंगे, तो वो आपकी मेमोरी का स्थायी हिस्सा बन जाएगा और फिर आपको चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे समझना हो, तुरंत क्लिक करेगा दिमाग में और आप उस पर बड़ी आसानी से अपनी बात कर पाएंगे। काव्यशास्त्र की बात हमेशा की जाती रही है कि काव्य लिखने का एक शास्त्र रहा है, चाहे पश्चिम में हो, चाहे हमारे यहाँ हो। इसलिए हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी पढ़ते हैं और भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ते रहे हैं। चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, तमाम लोगों को पढ़ते हैं। भारत में भरत मुनि, आनंदवर्धन, रस सिद्धांत के तमाम लोग, है ना? उन सारे लोगों को हम पढ़ते रहे हैं और हमने समझने का प्रयास किया कि काव्य को लिखने के लिए क्या किसी शास्त्र की आवश्यकता होती है और शास्त्र की क्या भूमिका होती है। आधुनिक काल में उसको अगर गद्य के बारे में समझते हैं तो फिर आलोचना और तमाम तरह की चीजें हमारे सामने आती है कि आलोचना, रचना और आलोचना के अंदर क्या संबंध है, आलोचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आलोचक की क्या भूमिका होती है और लेखक की क्या भूमिका होती है। तो ये जो काव्यशास्त्र है, इसको लेकर के बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही है और काव्यशास्त्र की महत्ता और उसके इम्पोर्टेंस को व्याख्यायित करने का निरंतर प्रयास किया गया है और काव्यशास्त्र किस तरह से काव्य को महत्वपूर्ण बनाने में, उसको सहज बनाने में, उसकी यांत्रिकता को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाता है। वैसे तो कहा जाता है कि रचनाकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। किसी को जबरदस्ती आप कवि नहीं बना सकते हैं। अगर उसके अंदर वो सिक्स सेंस नहीं है, अगर उसके अंदर वो अनुभूतियां नहीं है, वो भाव नहीं है, तो आप जबरदस्ती बोलेंगे तू कविता लिख, तो कविता फिर किसी काम की कविता नहीं होगी। तो काव्यशास्त्र को लेकर के जो हम यहाँ बात करेंगे अभी, भरत मुनि के रस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं कि भरत मुनि ने जो हमारे सबसे प्राचीन नाट्यशास्त्र के रचनाकार रहे हैं और उन्होंने काव्यशास्त्र के बारे में क्या क्या कहा है। नाट्यशास्त्र में नाटक के जो प्रमुख तत्व, उसमें रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया उन्होंने। और नाटक देखिए, हम नाटक की परंपरा पर भी पहले बात कर रहे थे, रंगमंच की परंपरा पर भी बात की थी हमने। और नाटक देखिए, कहा नहीं गया ना कि आधुनिक आलोचना की शुरुआत ही नाटक से होती है। नाटक एक ऐसी विधा है कि जो मैंने कहा ना कि जो कम्युनिकेशन में बहुत ही पावरफुल है, जो हर तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। आम खास, खास खास आम, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, अनपढ़ से अनपढ़ स्त्री हो, वो भी उस भाव को समझ जाएगी। नाटक के माध्यम से आप कुछ उसको अभिनय करके बता रहे हैं। आप कितना भी महान उपन्यास, आप कितनी भी महान कविता उसके सामने पढ़ देंगे, शायद उसे कुछ समझ में ना आए, क्योंकि पहली बात तो उसे पढ़ना आता नहीं है ना? तो ये सब बातें बहुत समझने वाली बात है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी विधा बहुत पावरफुल है और कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। आजकल तो आप जानते हैं मार्केटिंग का जमाना है, पैकेजिंग का जमाना है। उसमें मार्केट किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है हमारे साथ, विज्ञापन के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से, और किस तरह से लोग ब्रांडेड और अनब्रांडेड चीजें खरीद लेते हैं मार्केट में जाकर के। चाहे शैम्पू का विज्ञापन हो, चाहे साबुन का विज्ञापन हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे टूथपेस्ट का हो, चाहे मोबाइल का हो। कहते हैं ना कि मतलब बाजार किस प्रकार से आम से आम लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है चीजों को। तो ये भी कहने की कम्युनिकेशन की बात, और जो कम्युनिकेटिंग जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन इतना खराब होता है कि हमारा होता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, और कई बार लोगों का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है कि जो काम उनसे नहीं हो पा रहा है वो काम भी चंद समय में वो लोग कर ले जाते हैं। तो ये भी, इस चीज को भी समझने की हमें आवश्यकता है। अगर हम इस कम्युनिकेशन स्किल को समझ लेते हैं कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, चाहे टीचर विद्यार्थियों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, नेता कैसे जनता के साथ कर रहा है, अधिकारी कैसे पब्लिक के साथ कर रहे हैं,
स्त्री पुरुष के संबंधों में कैसे हो रहा है, भाई भाई में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, पति पत्नी में कैसे हो रहा है, प्रेमी प्रेमिका में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ना। रिश्तों नातों की बात हो, चाहे दोस्ती की बात हो, चाहे प्रोफेशनल काम हो, छोटी सी गलती कई बार बहुत भारी पड़ जाती है, और छोटी सी जो समझदारी हो कई बार बहुत सारा, कहते हैं ना कि बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा ले जाती है। तो व्यवहारिकता की जब हम बात करते हैं, व्यवहारिक चीजों को समझने के जिस सिलसिले में जब आते हैं, तो इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के रस सूत्र, उसमें वो क्या कहते हैं, उनका रस सूत्र क्या है, विभावानु भाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। स्कूल के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, आपने ही पढ़ा होगा, याद तो सूत्र तो याद हो ही गया होगा अभी तक। तो इसमें क्या है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों या जिनको स्थायी भाव बोलते हैं के संयोग से ही रस पैदा होता है। अब रस क्या है, हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, जैसे हमें कोई फिल्म देखने में मजा आ रहा है, कोई अच्छा खाना खाने में मजा आ रहा है, किसी से बातें करने में मजा आ रहा है, किसी को पढ़ने में मजा आने लगता है, किसी को काम करने में मजा आता है, किसी को सोने में मजा आ रहा है। तो अलग अलग तरह का रस है ना। लेकिन उस काम में अगर हम पूरी तरह से डूब जाते हैं, हमें मजा आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही, खुशी भी हो रही है, तो समझिए कि हम उस वहां से रस प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ को कहीं ना कहीं वेल्थ करने में बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। स्पष्ट है कि भरत मुनि किस प्रकार से, क्या रस का स्वरूप क्या है। भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया है। वो कहते हैं कि रस इति क पदार्थ, अर्थात रस क्या पदार्थ है। फिर स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, आस्वादध्वात्यम, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण है, इसीलिए वह रस कहलाता है। आस्वाद मैंने कहा ना, उसमें मतलब जैसे खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में टेस्ट आता है कि नहीं आता है, कोई अच्छी फिल्म देखते हैं हम, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा मन कितना सुकून से भर जाता है। जिस जो हमारा प्रिय होता है, हम उससे मिलना चाहते हैं और उससे उससे मिल लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जिससे हम नहीं मिलना चाहते और जबरदस्ती मुलाकात हो जाती है तो उससे हमारा मूड कितना खराब हो जाता है। इसलिए रस के जो प्रकार है वो समझेंगे, उसमें किस प्रकार की अनुभूतियां मनुष्य के भीतर होती है, और वो किस प्रकार से हमारे माइंड सेट को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है ना। तो रस आस्वाद देता है, अंदर अनुभूति, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे खराब हो, किसी भी तरह की। इसलिए नवरस की बात की जाती है। और जो नवरस का जो सामंजस्य है, वही तो मनुष्य है, वही तो मनुष्य का विचार है। वही तो हम किताबों में लिखते हैं, वही तो हम पढ़ते हैं, वही तो हम सुनते हैं, वही तो हम गीतों में अनुभूति के साथ उसको महसूस करते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि हृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। नाटक देखने जाते हैं ना, फिल्म देखने जाते हैं ना हम, कितना हमें अच्छा लगता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तो कौन सी फिल्म देख के आए भाई, सुल्तान। कौन सी देख के आए, आजकल चल रही छावा देख के आए भाई। कोई इंग्लिश फिल्म टाइटैनिक देख के आए। तो बहुत सारी शोले देख के आए। तो कहने का अर्थ ये कि मतलब वो किस प्रकार से हमें आस्वाद प्रदान करता है, और उस आस्वाद की ही भूमिका होती है कि वो हमें रस के उस संसार में ले जाता है। और नाटक इसीलिए हमारे भीतर का परिष्कार करता है, हमें हमारे भीतर का विरेचन करता है, हमारे भीतर के दुर्गुण है उनको बाहर निकालता है। किसी सीन को देख करके हम भी रोने लग जाते हैं, कई बार हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं। तो जिसको कहा गया ना कि पर काया प्रवेश हो गया, वो कैरेक्टर हमारे भीतर प्रवेश कर गया है, इसीलिए हम उस पात्र की तरह अपने आप को महसूस करने लगे हैं, और कुछ समय के लिए हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। और यही उस नाटक की, उस विधा की ताकत है कि जो हमें वहां तक ले जाती है, जो हमें उन अनुभूतियों का एहसास करवाती है। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, रस एक मिश्रित तत्व है जिसमें स्थायी भावों के साथ साथ अनुभवों का अभिनय मिश्रित रहता है। भावों अनुभवों आदि से मिश्रित स्थायी भाव को जब अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उससे सामाजिक को जो आस्वाद प्राप्त होता है वही रस है। सामाजिक कौन है, ऑडियंस, जो जो उसको देख रहा है, सामाजिक उसको बोलेंगे, दर्शक।
अगर मैं बुक पढ़ रहा हूं तो मैं सामाजिक हो जाऊंगा, अगर मैं फिल्म देख रहा हूं तो मैं सामाजिक हो जाऊंगा, अगर मैं किसी झगड़ा कर रहा हूं मुझे गुस्सा आ रहा तो मैं सामाजिक हो जाऊंगा। इस विवेचन से में स्पष्ट है कि भरत मुनि का रस विषय चिंतन वस्तुगत है और भरत मुनि नाटक के 4 संगठन तत्व मानते हैं। वस्तुगत यानी कि उस वस्तु के अंदर से वो अनुभूति हमारे अंदर आ रही है, आत्मगत नहीं है। तो चीज होता है ना वस्तुगत और आत्मगत, एक वो चीज हमारे अंदर ही है और एक बाहर से आ रही है। वस्तु, अभिनय, संगीत और रस, प्रथम 3 तत्वों को ही वे रसाश्रित मानते हैं, अर्थात इन 3 तत्वों को योजना रसानुरूप होनी चाहिए। देखिए नाटक के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना, इसमें वस्तु होती है, फिर अभिनय होती है, संगीत होता है और फिर उसके बाद उससे रस पैदा होता है। ठीक है, अभिनय करता है, वस्तु मतलब जिस विषय पर बातचीत कर रहा है वो। भरत मुनि क्या कहते हैं, और भरत मुनि के इस सूत्र को बाद में फिर बाकी जो तमाम आचार्य आते हैं उसको फिर से अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। होता रहा ना कि आलोचना रामविलास शर्मा ने लिखी या आचार्य शुक्ल ने कुछ लिख दिया, उसको बाद में फिर बाकी आलोचक जो आ रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं, उससे सहमति अपनी असहमति दर्ज कर रहे हैं, उसकी कमियां अच्छाइयां जो कुछ है वो बाद में आगे चल के बता रहे हैं, हमारे सामने ला रहे हैं। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी बात हम अभी पहले कर रहे थे कि किस प्रकार से अच्छा खाना देकर के हमारे मुंह में रस आ जाता है, आता है ना। बस वही बात है। कोई प्रिय पुस्तक जो पढ़ना चाहते हैं अगर मैं मिल जाती तो मैं कितना मतलब उसको हम उसमें कितना डूब जाते हैं, वही वाली बात है। अब इसके निष्कर्ष क्या निकाले जाते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। आस्वाद्य मतलब उसका आप रस ले सकते हैं, आस्वाद हमारे अंदर रस नहीं है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। रस अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है, अपितु वह अनुभूति का विषय है। ठीक है, उसको मतलब विषय इसको हम अनुभूत कर रहे हैं, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। रस विषय गीत न होकर विषय गत होता है, विषय के अंदर है, विषय से बाहर नहीं है। स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस में परिणत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर चीजें हैं, जैसे उजाला यहाँ पर है लेकिन रात होने पर अंधकार हो जाता है, क्योंकि अंधकार आ गया इसलिए, लेकिन उसके अंदर उजाला है, आप जैसे दिया जलाएंगे उजाला हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सारी चीजें हमारे अंदर है, बस वो जो एटमोस्फेयर है वो हमें उनको वापस जीवंत कर देता है। तो जैसे ही हम उस नाटक को या उस विधा को देखने लग जाते हैं तो हम उसके अनुरूप अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, उसके अनुरूप हमारी अनुभूतियां बनने लगती है। इसलिए हम जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण का, उस परिवेश का हमारी सोच, हमारे चिंतन, हमारे निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब हमारा परिवेश किस प्रकार का है, हम किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारे परिवार की स्थिति क्या है, हमारे सोचने समझने का तरीका क्या है, हम किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, उन सारी चीजों के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व की, हमारे कर्तृत्व की, हमारी सोच की निर्मित होती है और वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रस का मूल आधार स्थायी भाव है जो रस नहीं है, किंतु यदि विवाह आदि के संयोग से रस के रूप में बदल जाता है। किसका स्थायी भाव रस रूप में बदलता है, सहृदय का, कवि का या नाट्य का? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नायक अभिनेता का स्थायी भाव ही रस रूप में बदलता है, जो उस समय लोक सामान्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो अब किसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, आखिर जो स्थायी भाव किसका है और किसके अंदर कहां पैदा हो रहा है। तो क्या कह रहा है, सहृदय मतलब अगर आप सेंसिटिव होंगे तभी तो उस अनुभूति को महसूस कर पाएंगे ना। आपके सामने कोई रो रहा है लेकिन आप उसके दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप सहृदय है और उसके दर्द को समझ रहे हैं तो रुकेंगे, बात करेंगे, उसको ढांढस बताएंगे, उसको उससे उभरने का कुछ न कुछ तो तरीका बताएंगे, आप उसकी जो मदद हो सकती है मदद करेंगे। तो इसलिए सहृदय का होना भी जरूरी है। अगर हम बिल्कुल पत्थर दिल हैं, हमारी अनुभूतियां सूख चुकी है, हमें इस संसार के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर हम उन सारी चीजों को
महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अभिनेता जो अभिनय कर रहा होता है ना, सारी चीजें उसके अंदर ही पैदा होती है और उसके माध्यम से हमारे अंदर आती है वो, ऐसा इनका कहना है। और स्थायी भाव को वही महसूस कर रहा होता है। सहृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि के रूप में करता है। भरत मुनि रस की व्याख्या विषयगत रूप में करते हैं, विषयगत रूप में नहीं। मैंने कहा ना कि वो कहते हैं कि रस उसमें होता है जो अभिनय कर रहा हो, जो हम पढ़ रहे होते हैं हमारे अंदर नहीं है, वहां से हमारे अंदर आ रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि उस परफॉर्मेंस जो हो रहा है नाटक के ऊपर, सारी रस के मतलब उस वो विषय विषय स्थिति वो है और वहां से ही हमारे अंदर आ रहा है। इसलिए हमारे अंदर नहीं है, वहां से ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आ रहा है। इसलिए उस विषय स्थिति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो भरत मुनि। ठीक है। अब देखिए रस सूत्र के चार व्याख्याकार है। वापस रस सूत्र की चार मतलब अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है कि आखिर रस कहाँ होता है, कैसे पैदा होता है, स्थायी भाव किसके अंदर होता है ना। तो चार आचार्य कौन है? भट्ट लोलठ, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त। ये उस दौर की पूरा उसी दौर के लोग हैं। भट्ट लोलठ, लोलठ का मत क्या है? जो पहले उनका मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का है उन्होंने। फिर शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद कहा है। ठीक है। इन चारों ने रस को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे जो उसके प्रथम आचार्य है भट्ट लोलट। एक एक करके सब पे बातचीत करेंगे। भट्ट लोलट ने क्या नाम दिया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो क्या कहा उन्होंने? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उसका मतलब क्या है? रस की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के लिए कारण कार्य संबंध होते हैं, स्थायी भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। ठीक है। ये सारी बात मतलब उन्होंने कहा है कि आरोपवाद उत्पत्तिवाद का है। और कह रहा है कि मैंने कहा ना कि जो कारण कार्य संबंध की बात बार बार बुद्ध ने भी कही कि किसी कोई भी चीज अकारण नहीं होती है और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। उन सारी चीजों के बारे में बता रहे हो। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। अब वो आरोप का मतलब क्या है? उसका आरोप का उनके देखिए आरोपवाद का मतलब क्या वो बता रहे हैं। आरोपवाद का मतलब है आरोपवाद का मतलब है कि रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः अनुकार्य राम आदि मूल पात्रों में रहता है, पर दर्शक अभिनेता पर राम आदि का आरोपण कर लेता है। अतः अभिनेता नायक में भी गौण रूप में रस रहता है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। वो कहता है कि मूलतः रस, जैसे कोई राम का अभिनय कर रहा है तो सारी अनुभूतियां तो राम के अंदर है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जो पात्र है जो उसका अभिनय कर रहा है वो उन सारी चीजों को अपने भीतर समावेश कर लेता है और वहीं से जो ऑडियंस है वो भी उसको वापस वहां से ग्रहण करता है। इसलिए मूल रस कहाँ होता है? मूल रस तो उन राम में था, जो राम थे उनमें, हमारे प्रभु राम। ठीक। इसलिए उसने आरोपवाद कहा है। अब क्या कह रहे हैं कि भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। ठीक है। वही उत्पत्ति को आरोप का उसका मतलब क्या बता रहा था कि भट्ट लोलट के मत की आलोचना करते हुए कहा गया कि रस की निष्पत्ति में वे सरहदे का कहीं उल्लेख नहीं करते। वास्तविकता यह है कि उन्होंने सरहदे का उल्लेख तो नहीं किया, किंतु उनका अभिप्राय नहीं था कि सरहदे ही राम आदि का अभिनय करने वाले पात्रों के मूल पात्रों का आरोपण करता है। मतलब उनके बारे में कहा है कि वो सिर्फ जो मूल राम थे उन्हीं के अंदर अनुभूतियां हो रही, जो जो अभिनय कर रहा है उसके बारे में उसका जिक्र नहीं किया, उसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जो अभिनय कर रहा है, जाहिर सी बात है वो सब सारी चीजों को फील कर रहा होगा ना, तभी तो हमारे तक पहुंचा रहा होगा ना। रसानुभूति करता है, वह स्वयं रसानुभूति करता है, किंतु यह संभव नहीं लगता, क्योंकि रस ज्ञान में गम्य न होकर आस्वादनीय होता है। जब तक रति भाव की अनुभूति सहृदय में नहीं होगी तब तक वह श्रृंगार रस की अनुभूति किसी अन्य को देखकर नहीं कर सकता। जैसे रति है ना, किसी को, आपको किसी के प्रति संभोग करने का मन कर रहा है तो वो आपके अंदर वो अनुभूति पैदा होगी, तभी तो आप श्रृंगार को अनुभूत कर पाएंगे उस चीजों को। क्योंकि रस, वो कहते हैं ज्ञान का मामला नहीं, अनुभूति का मामला, फीलिंग का मामला है कि वो भावना हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा ना कि बारिश हो रही है तो आपको उस तरह की अनुभूतियां होंगी, गर्मी हो रही तो आपको उस तरह की अनुभूति होगी।
और सर्दी पड़ रही तो आपकी अनुभूतियां एकदम बदल जाएगी। तो उस अनुभूति को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरे हैं आपके शंकुक, वो अनुमिति कहते हैं, यानी अनुमान करना। शंकुक अनुमिति की बात करते हैं, लोलट आरोप की उत्पत्ति की बात करते हैं। शंकुक कहते हैं कि 10 सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। शंकुक के मत के अनुसार देखो कह रहे कि मतलब राम को देकर के उन सारी कथाओं को याद करके हम सारी चीजों का अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, लेकिन उन सारे दृश्य को देख करके और जो कुछ हमारे अंदर की अनुभूतियां हैं, जो बचपन से हम कुछ राम के बारे में पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे, जानते रहे, उन सारी अनुभूतियों के आधार पर जब हम सीधा देख रहे होते हैं तो सारी चीजें हमारे अंदर जीवंत हो उठती है। शंकु के अनुसार सरदे नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान कर लेता है, इसलिए उनका मत अनुमितिवाद या अनुमानवाद है, ठीक। और नाट्य शास्त्र के अनुसार ये 4 प्रकार की होती है। राम को राम समझना, सम्यक प्रतीति, राम है अथवा राम नहीं है, संशय की स्थिति, राम को कुछ अन्य समझना, मिथ्या स्थिति, राम जैसा है, सादृश्य प्रतीति। मतलब अब उस पात्र को आप कैसे समझ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कह रहा है, आप देखिए उदाहरण क्या दे रहा है कि जिस प्रकार से चित्र तुरंग ज्ञान इन चारों प्रतीतियों से भिन्न होता है। चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। जैसे हम कोई चित्र देख रहे हैं, उसमें घोड़ा बना हुआ है, लेकिन असल में वहां कोई कुछ नहीं है ना, लेकिन उस चित्र को देख करके हम समझ रहे हैं कि घोड़ा है ना। तो वैसे ही राम को देख करके उन सारी चीजों का अनुमान करना है। तो इसको क्या कहा है, चित्र तुरंग ज्ञान कहा जाता है, कि चित्र देख करके या किसी दृश्य को देख करके आप उसके आधार पर बाकी सारी चीजों को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं, उनकी अनुभूति से गुजरते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको क्या कहा है, चित्र तुरंग न्याय कहा है। सीधी बात है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। और इसको क्या कहा है, कला प्रतीति का, यानी कि उस कला के आधार पर बाकी सारी चीजों का अंदाज लगा लेना। तो कला की कितनी बड़ी भूमिका होती है, कला कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उस कहानी में जो चित्रण किया हुआ, उसके आधार पर हमारी अनुभूतियां किस प्रकार से जीवंत हो जाती है। हम कोई नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी सुंदर स्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी के दुख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साहित्य जब संवेदनाओं का व्यापार है, भावों का व्यापार है, तो नाटक की जो अनुभूति का जो संसार है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका अंदाज लगा सकते हैं। अब तीसरे आचार्य हैं आपके शंकु का मत क्या है। शंकु का मत दूसरे भट्ट लोडर शंकुक पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि वो रस निष्पत्ति की बात करता है, अनुकरण की बात करता है कि नट नटी वास्तविक राम सीता के विभाव अनुभाव का अनुसरण करते हैं और ये विभाव आदि ही वे इसका वर्णन कवि करता है। अर्थात नट नटी काव्य प्रसिद्ध राम का अनुसरण करते हैं, मूल भाव ऐतिहासिक पात्र को नहीं है। अनुभवों का अनुकरण शिक्षा अभिनय कुशलता के बल पर होता है। और शंकु के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, ठीक है। वो कह रहा है कि उन सारी चीजों के आधार पर उन सारे दृश्य को हम समझते हैं और वो सारी अनुभूतियां हमारे अंदर जीवंत हो उठती है, ठीक है। अभी इनकी आलोचना क्या होती है कि अनुमान बुद्धि का विषय। अब क्या कहता है कि अनुमान तो बुद्धि लगाती है, हृदय तो अनुमान लगा नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी आलोचना, उनकी समालोचना भी होती है। फिर भट्ट नायक भुक्तिवाद की बात करते, तीसरे जो आलोचक है भट्ट नायक, वो भुक्तिवाद की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न ही अनुमिति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है, यानी कि रस को आप भोग करते हैं, अंदर महसूस करते हैं। और भट्ट लोडर का सबसे बड़ा योगदान क्या है, साधारणीकरण का सिद्धांत। भट्ट नायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार में होते हैं। देखिए कि उसने ही साधारणीकरण कहा है, इसको हम भुक्तिवाद को हम साधारणीकरण भी कह सकते हैं। किसी चीज को आप कैसे महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। साधारणीकरण मतलब क्या है कि कोई दृश्य है या कोई घटना है, उसको अपने भीतर आप किस रूप में समझ रहे हैं या उसकी व्याख्या आप कैसे कर रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या भूमिका निभा रही है, ठीक। तो अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। अभिधा से काव्य का शब्द समझ में आता है तथा भावकत्व से साधारणीकरण होता है, जबकि
भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकृत स्थायी भाव का रूप रस में भोग सकते हैं। साधारणीकरण की परिभाषा करते हुए भट्ट नायक कहते हैं कि भावकत्व साधारणीकरण है, इस व्यापार से विवाहवादी और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। देखिए साधारणीकरण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये इसका कौन देते हैं, इसको भट्ट नायक ही देते हैं। और उनकी मान्यताएं क्या है, भट्ट नायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जो उधर बौद्ध से आता है। सत रज एवं तम से युक्त माना जाता है और सत में प्रीति, रज में अप्रीति तथा तम में विषाद की स्थिति होती है। मैंने कहा ना कि मनुष्य के अंदर सारे गुण है ना, तो इसलिए भट्ट नायक का ये भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन से आता है। और भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति तथा संयोग अर्थात भोजक संबंध। भावक्त व्यापार में काव्य में वर्णित विभाव आदि किसी व्यक्ति विशेष की विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभाव आदि बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। हमने कहा कि उस सारे दृश्य के अंदर हम डूब जाते हैं, वो हमारे अनुभूति का एक सामान्य हिस्सा बन जाता है, इसीलिए उसको साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण होते ही सामाजिक के सत्व गुण का उद्वेग हो जाता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण का शमन हो जाता है। तब उसके सात्विक गुण, 3 गुण माने जाते हैं ना, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक गुण सामने आ जाते हैं और बाकी गुण समाप्त हो जाते हैं। और भाव की अनुभूति के बाद फिर उसको हम भोगने लगते हैं। सहृदय अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। अभी तक रस का स्थान रंगमंच था, किंतु भट्ट नायक ने उसका स्थान सहृदय सामाजिक का हृदय बताया है। अभी तक हम समझ रहे थे कि रस वहां रंगमंच पे जो अभिनय कर रहा है उसमें पैदा हो रहा है, लेकिन भट्ट नायक कहता है कि सहृदय यानी कि जो ऑडियंस है उसके हृदय में रस की अनुभूति पैदा होती है। वो सारा जो प्रपंच चलता है रंगमंच पर वो सिर्फ एक माध्यम है, बाकी सारी अनुभूतियां तो जो जो वहां हॉल में जो लोग देख रहे हैं नाटक, उनके अंदर क्या बेचैनी पैदा हो रही है, वो क्या किस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। सहृदय सामाजिक का हृदय है ना, सहृदय सामाजिक का हृदय यानी कि जो ऑडियंस जो देख रही है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, वो उन सारी चीजों को किस रूप में अनुभव कर रही है, उनके अंदर क्या अनुभूति होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अंतिम आता है भट्ट नायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि साधारणीकरण का सिद्धांत है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखना है कि भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसकी बाद में तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की, इसका महत्व है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। साधारणीकरण समझ गए ना, कि जो सामाजिक यानी कि जो ऑडियंस है, जो सहृदय है और उसके अंदर जो अनुभूति हो रही है, वही साधारणीकरण है कि वो उस दृश्य के साथ अपने आप को पूरी तरह से एकाकार कर चुका है, अपने आप को मिला चुका है। अब इसकी आलोचना कौन करता है, अभिनव गुप्त करते हैं, जो अंतिम आचार्य हैं। भावकत और भोजकत व्यापार की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तथा तर्क है कि जब भट्टनायक रस की प्रतीति स्वीकार नहीं करते तो रस की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी प्रतीति ही नहीं उसकी सत्ता ही संभव नहीं है। कहते हैं कि रस की प्रतीति नहीं है तो फिर सत्ता कैसे हो सकती है, सिर्फ वो कहते हैं कि उसको सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं आप ना। तो अब देखिए अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं अभिव्यक्तिवाद। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुभूति होती है और न ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है, कि रस अभिव्यक्त होता है। चारों ने अलग अलग बताया ना, एक बताते हैं रस की उत्पत्ति, एक बताते हैं कि अनुमान करना, तीसरा बोलते हैं कि भोग करना, चौथा का होता है कि नहीं वो अभिव्यक्त होता है। इसीलिए उन्होंने उनका जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। रस व्यंजना का व्यापार है, जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्यक्त हो जाती है। गंध होती है ना, कैसे सामने आ जाती है। उसी प्रकार सामाजिक जो हृदय है, जो सहृदय है, उसके अंदर सारी अनुभूतियां होती है और नाटक उसको जीवंत करने का काम करता है, ऐसा इनका कहना है। चाहे उसके अंदर वासना हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, सारी चीजों को वो जो फिल्म है, जो नाटक के दृश्य वो उसको वापस उसके भीतर से जीवंत अभिव्यक्त कर देते हैं। बस वो सारी चीजें उसके अंदर है, उनका कहना है। ठीक है, रस व्यंग है जो व्यंजना का व्यापार है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव व्यंजन है जो स्थायी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। हमने पहले ही बताया था
कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस पैदा हो रहा है। विभाव आदि का सामान्य व्यवहार में लौकिक होते हैं, किंतु काव्य और नाटक आदि में वे अलौकिक हो जाते हैं। सामान्य जीवन की जो चीजें जब नाटक में जाती है तो उनका कहना है कि वो एक अलग दुनिया में चली जाती है। विभाव विभावन व्यापार से स्थायी भाव को अंकुरित करता है। अनुभव अनुभाव इसे अनुभव योग्य बना देते हैं और संचारी भाव अनुरंजन व्यापार से इस स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं। यानी कि पूरा प्रोसेस है, पहले स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी भाव, और पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ही रस की अनुभूति होती है। विभाव आदि की विशिष्टता का लोप हो जाने से वे स्थायी भाव सर्वसाधारण के बन जाते हैं और साधारणीकृत रूप में उद्भूत हुए स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत शिव मत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव मत। जिस प्रकार ये जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप से अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति रस है। ठीक है, वो कह रहा है कि जिस प्रकार से संसार को शिव ने बनाया है उसी की अभिव्यक्ति, वैसे ही जो ऑडियंस है उसके अंदर सारी भावनाएं हैं, लेकिन वो वासना किस प्रकार से उस प्रेक्षक यानी कि जहां नाटक देख रहा होता है उसमें उसके अंदर वो वहां उस नाटक के माध्यम से सारी वासना, सारी अनुभूतियां पैदा होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि ईश्वरीय अनुभूति, एक विलक्षण और एक लोकातीत अनुभूति है। इसलिए उसको कहा ना कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। इस शब्द को भी याद रखिए, नेट में कई बार पूछा जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर है। रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर के समान है। अभिनव गुप्त की व्याख्या में रस की सत्ता आत्मगत मानी गई है। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंजक संबंध। ठीक है, वही कारण कार्य संबंध की बात है। और इन्होंने क्या दिया है? रस ब्रह्मानंद सहोदर है। और उसने भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। तो रस की तमाम तरह की अनुभूतियां जो इन तमाम आचार्यों ने अलग अलग तरह से की, बाद में आगे आधुनिक काल में नगेंद्र ने, राम आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तमाम जो बड़े आलोचक हैं इन्होंने रस को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। और आजकल के जो हमारे रंगमंच के जो तमाम उस्ताद हैं उन्होंने रस को और नाटक को अपने अपने हिसाब से आधुनिक संदर्भ में डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे मत है और ये एक अनंत व्याख्या है, इसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन व्याख्या है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमें खुद अनुभव करना है, हमें खुद समझना है, सीखना है, और इस बेसिक चीजों को समझ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप हमारे दिमाग में क्लियर होती चली जाएगी। और मैंने कहा ना कि बार बार रियाज करने की बात है। जैसे संगीत में बार बार रियाज करना पड़ता है, नाटक में बार बार रियाज करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए बार बार रियाज करने की आवश्यकता है। तो रियाज करते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और मस्त रहिए। आपका दिन बहुत शुभ हो और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इस तरह से यहाँ पर हम रस सिद्धांत और रस सिद्धांत के जो प्रमुख व्याख्याकार है उनकी हमने बात की। अगले में हम रस के अवयवों पर बात करेंगे और रस के और भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। और रस का साहित्य में कितना बड़ा स्थान है, उसकी क्या महत्ता है, उसको आप खुद अनुभव कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं।